तो आज हम लोग ना इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का मतलब होता है कि पॉइंट चार्ज के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉलिड स्फीयर का ना, इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का नया तरीका ना गॉस लॉ से। तो हम लोग पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का मतलब है पूरा फ्लक्स और गॉस लॉ की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 ना कह के इसको हम लोग चलिए कहते हैं गॉस लॉ। तो चैप्टर का नाम है दैट इज गॉस लॉ। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का यहाँ सेकेंड इनिंग शुरू हो जाता है गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ में हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पहले ये समझते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस काउंट करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सरफेस। डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे कोई ना कोई सरफेस है उससे कितना लाइन पास किया उसका काउंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे आपसे पूछें कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है और यह बताता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसका अमाउंट बताता है। मतलब ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई ये सरफेस है ना, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फ्लक्स पास करेगा वो डिपेंड करेगा कि ये सरफेस कितना बड़ा है और इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है और इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से ओरिएंटेड कैसे है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लोग ये समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक समझिए कि बहता हुआ पानी अगर समझा जाए, फ्लोइंग वाटर टाइप से ना, तो जो फ्लक्स होता है वो उसका इकट्ठा पानी होता है। तो बहता हुआ पानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इकट्ठा पानी है ना, अगर पाइप में पानी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अगर वो बर्तन बकेट में आ गया, बाल्टी में आ गया, तो वो क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। लेकिन जितना बर्तन में पानी होगा वो कितना बहता हुआ पानी आया था उसी पे डिपेंड करता है ना। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए जैसे मान लेते हैं कि कोई खिड़की है ना, उसमें से हवा आ रहा है रूम में। तो जो खिड़की खुला हुआ है इसमें हवा आ रहा है, कितना हवा आएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा ना, कितना हवा रूम में आएगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि हवा का बहाव कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की भाषा में कहते हैं कि हवा का बहाव मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है और कितना बड़ा ओपनिंग आपका है खिड़की का। खिड़की का एक दरवाजा खोलेंगे कम हवा आएगा, दोनों दरवाजा खोल देंगे ज़्यादा हवा आएगा ना। मतलब कि कितना बड़ा एरिया उस पर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करता है एरिया पे। मतलब कि अमाउंट ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम द विंडो डिपेंड अपॉन द फ्लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज फ्लो वेलोसिटी ऑफ एयर, दैट इज फ्लक्स ऑफ एयर डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ एयर एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ ओपनिंग ना। उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है और वो एरिया कितना बड़ा है। जितना बड़ा एरिया होगा उतना फ्लक्स उससे एसोसिएटेड होगा, ठीक है। और एक बात और, अगर खिड़की आप पूरा खोल देंगे पूरा हवा आएगा और खिड़की को थोड़ा किसी एंगल पर टिल्ट करके खोलेंगे, रोशनदान को थोड़ा झुका के रखते हैं, पानी नहीं आता है तो क्या करते हैं बंद करके थोड़ा सा हवा खोल देते हैं हवा आने के लिए। मतलब कि थोड़ा सा खोले रहेंगे, एंगल पे भी डिपेंड करेगा ना कितना टिल्ट है। तो इसका मतलब है कि 3 बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है।
मतलब ये समझिए कि ऐसे अगर इसको हम एक मॉडल से समझें कि मान लेते हैं कि पाइप में पानी आ रहा था और इसको आप इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिए, इसको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे, इसको इकट्ठा करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा दिए, एक ओपनिंग लगा दिए ना। एक ओपनिंग लगा के इसको पानी को इकट्ठा करके आप इसको भर रहे हैं, यहाँ से बकेट में पानी इकट्ठा हो रहा है आपके ना। तो इसका मतलब है कि ये जो इकट्ठा करने के लिए आप लगाए हुए हैं वो जितना ज़्यादा फेस करेगा पानी को उतना ज़्यादा पानी उसमें कलेक्ट होगा ना। जो कलेक्टेड वाटर इसको फ्लक्स समझिए और बहता हुआ पानी को क्या समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए। तो ये जो ओपनिंग है जिसमें कि आप जिसके सामने आप फील्ड को ला दिए हैं, ये समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बहता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो ओपनिंग आप लगाए हैं, इसी ओपनिंग से क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैच करके भर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैच करके भर रहे हैं तो क्या बनता जा रहा है, वो फ्लक्स बनता जा रहा है ना। पानी इकट्ठा कर दिए, फ्लक्स बन, पाइप में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इकट्ठा हो गया तो फ्लक्स। एक समझने के लिए केवल, इसका मतलब ये है कि ये जो जितना ज़्यादा एरिया होगा आपका, जो जितना ज़्यादा कैच करेंगे आप उतना ज़्यादा पानी आएगा ना। जितना ज़्यादा पार्ट कैच कर लेंगे बाकी ऊपर का पानी निकल जाएगा, नीचे निकल जाएगा, जो कैच होगा वही उसमें इकट्ठा होकर आपके यहाँ पे कलेक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है ना, जो ये, इसको अगर एक फ्लक्स समझें तो फ्लक्स डिपेंड करता है इस एरिया पे, और जितना तेज बहाव होगा मतलब कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पर डिपेंड करेगा। और एक बात और, जैसे मान लेते हैं कि ये एरिया पूरा है, फेस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो अगर एरिया को एक वेक्टर समझें तो एरिया इधर का डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर इसको अगर हम वेक्टर समझते हैं तो इस हथेली समझिए, एरिया हथेली की दिशा में ऐसे पानी जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन अगर सेम है तब तो पूरा पानी कैच होगा, इसमें वाटर कैच होगा। और अगर ये मान लेते हैं कि ऐसे हम कर दिए, ऐसे कर दिए, तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा, कुछ कलेक्ट ही नहीं होगा। मतलब कि एरिया के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच अगर पैरेलल है तो हमें सबसे ज़्यादा फ्लक्स मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर हो गया तो हमें कितना फ्लक्स मिलेगा, 0 फ्लक्स मिलेगा। मतलब कि 0 डिग्री पे मैक्सिमम और 90 डिग्री पे 0। इसका मतलब एक तरीके से समझ में आ गया कि फ्लक्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा और कॉस थीटा ही कहेंगे, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा और थीटा इक्वल टू 90 पे क्या होगा, 0 होगा। तो अगर तीनों को एक साथ मिलाया जाए मोटी मोटी भाषा में तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, फाई का जो वैल्यू होगा वो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। जहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग क्या कहेंगे, ए को हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। ए इज एरिया वेक्टर टेकन परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब समझिए कैसे होता है एरिया वेक्टर। जैसे अगर ये कोई प्लेन है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर टेकन परपेंडिकुलर टू surface and radially outward एरिया वेक्टर को हम लोग हमेशा रेडियली आउटवर्ड लेते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका जो कॉपी है ना, बुक है, अगर आप उसको देख रहे हैं तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। जैसे छत का एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि हम जिधर देखते हैं हमारी तरफ होता है। फर्श का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। इस बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा, आपकी तरफ होगा ना। ये अगर ये बोर्ड एक प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा ना। तो अगर यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि अगर फ्लैट सरफेस है, जैसे यहाँ पे अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो अगर ये एरिया उसी, जैसे मान लेते हैं कि ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया ऐसे है, तो कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ फ्लक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया अगर आपस में पैरेलल हैं, ई अगर ए के पैरेलल हो गया तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, ई इंटू ए होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर हो गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0।
तो इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि फाई का वैल्यू होता है ई डॉट ए। ये कब होगा? जब सरफेस फ्लैट होगा, एरिया हर जगह एक जैसा होगा ना। तो जहां पे फ्लैट सरफेस होता है वहां ई डॉट ए करते हैं, एरिया वेक्टर यूनिफॉर्म है हर जगह जो होगा, हर जगह जैसे मान लेते हैं अगर ये कोई सरफेस है, से फॉर एग्जांपल इसका एरिया वेक्टर ऐसे ना, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे? ई ए कॉस थीटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डी फाई छोटा सा लेते हैं तो हर पॉइंट पे क्या होगा? डी फाई का वैल्यू क्या होगा? ई डॉट डी ए होगा। और चूंकि एरिया वेक्टर जो है हर जगह एक ही दिशा में है, तो जब इसको आप ऐड करेंगे, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे, तो जो फाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो फाई हो जाएगा वो सिंपली ई डॉट ए हो जाएगा ना, क्योंकि डिफरेंशियल टर्म में जो बात करेंगे, छोटे से फ्लक्स की बात करेंगे तो ई डॉट डी ए, क्योंकि टोटल फ्लक्स ई डॉट ए होता है तब जबकि एरिया एक समान हो। तो यहाँ भी एरिया क्या है? फ्लैट है बिल्कुल, तो हम लोग क्या कहेंगे? ई डॉट ए मतलब क्या हो गया? ई ए कॉस थीटा। ये फ्लैट सरफेस के लिए है, ठीक है। तो आराम से आप सारी बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम इसको कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स निकालने का तरीका बताते हैं। आराम से नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या सीखे कि अगर ये फ्लैट सरफेस है, अगर आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच थीटा एंगल है, तो फ्लक्स फाई क्या होता है? ई ए कॉस थीटा होता है ना। और अगर मान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या कर्व सरफेस है, ठीक है, तो फॉर कर्व सरफेस, फ्लैट सरफेस के लिए तो हो गया कांस्टेंट एरिया है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अगर कर्व सरफेस है तब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए एक टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, तो यहाँ पे क्या होगा? हर जगह एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? सरफेस के एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। तो क्या करेंगे हम लोग बहुत छोटा सा सरफेस लेंगे, बहुत छोटा सा ds, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया वेक्टर, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ds है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो डी फाई जो होगा हम लोग कहेंगे कि फ्लक्स थ्रू सरफेस ds। सो डी फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस, मतलब जो फाई होगा दैट इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। तो आप ये सीख लीजिए कि कैसे हम लोग कर्व सरफेस पे निकालेंगे। यूनिफॉर्म होगा तो सीधे ई डॉट ए, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, मतलब हर पॉइंट पे ऐड करेंगे, क्योंकि वहां सीधे सीधे ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा होगा, क्योंकि ये कर्व सरफेस है। और जो एरिया होता है सरफेस के क्या होता है? एरिया जो होता है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो चूंकि सरफेस घूम रहा है इसलिए एरिया वेक्टर भी हर जगह घूम रहा होगा, इसलिए क्या होगा कि फाई सीधे नहीं निकलेगा, डी फाई करके इंटीग्रेट करेंगे। आगे हम लोग जैसा क्वेश्चन आएगा देखा जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर का है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है XY प्लेन में। तो क्वेश्चन है कि स्क्वायर इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, द स्क्वायर इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, द स्क्वायर इज प्लेस्ड in XY plane, then find electric flux through surface of square placed in electric field equal to 200 volt per meter in the plane of square,
इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर के प्लेन में ही है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। मतलब क्या है कि एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर का, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है 200 वोल्ट पर मीटर पे। डायग्राम देखिए ऐसे ना, ये है डायग्राम, और जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। द स्क्वायर इज प्लेस्ड इन XY प्लेन एज शोन इन द फिगर ना, एज शोन इन द फिगर, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 200 वोल्ट पर मीटर है, और ये 60 डिग्री पे है, और जो स्क्वायर है वो कितने का साइज का है, 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर का। आपको फ्लक्स बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि देन फाइंड ना, देन फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ स्क्वायर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड 200 वोल्ट पर मीटर इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर के प्लेन में ही है, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, फाई इक्वल टू EA cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 200, एरिया कितना होगा 0.1 इंटू 0.1, और cos थीटा कितना 1/2, cos 60 दिया है, सही है ना। क्या है ये गलत है, क्योंकि 60 डिग्री से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और एरिया वेक्टर हर जगह आपस में कितने एंगल पे है 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में है स्क्वायर भी उसी प्लेन में है। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो 60 डिग्री नहीं है, वो 90 डिग्री है। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा 0 ना। ये 60 डिग्री से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, 60 डिग्री होता चाहे 30 डिग्री होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कभी भी इस बात को ध्यान रखिए, इफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन प्लेन ऑफ एनी सरफेस देन फ्लक्स इज ऑलवेज 0। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन प्लेन ऑफ एनी सरफेस, एनी प्लेन सरफेस, जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी प्लेन में आपका प्लेन है, तो उससे कोई फ्लक्स होगा ही नहीं। मतलब समझिए कि पानी बह रहा है, उसमें आप कैसे रख दिए, उसी के ऐसे रख दे उसी दिशा में, तो कोई पानी उसमें से गुजरेगा, बिल्कुल नहीं, कोई फ्लक्स काटेगा ही नहीं ना। तो कब कटेगा, जब थोड़ा सा एंगल होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब 0 डिग्री पे। मिनिमम कब होगा, 90 डिग्री पे। तो यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, मतलब कितना फ्लक्स, 0 फ्लक्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया है कि एक स्क्वायर है 2 मीटर क्रॉस 3 मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। किस प्लेन में है, चलिए XY प्लेन में, और इस बार 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 3I + 2J + 5K। पूछना फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, पूरे स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। तो सोचिए कैसे करेंगे। तो यहां देखिए स्क्वायर XY प्लेन में है, स्क्वायर का जो एरिया है वो 6 है, ठीक है। इसको डॉट प्रोडक्ट से करना चाहें तो डॉट से कर सकते हैं, या सीधे ये बताइए अगर स्क्वायर XY प्लेन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स नहीं देगा, XY तो नहीं देगा। जिस प्लेन में फील्ड होता है वो फील्ड कोई फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो फ्लक्स में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये K वाला, ठीक है। वैसे भी स्क्वायर अगर XY प्लेन में, तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा 6K हो जाएगा, क्योंकि जिस प्लेन में होता है एरिया हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना दिया हुआ है 3I + 2J + 5K, और हमें पता है कि फ्लक्स फाई होता क्या है, E.A होता है। तो क्या हो जाएगा, बस K.K मिलेगा, तो कितना आएगा 30 वोल्ट मीटर। फ्लक्स का यूनिट जान जाइए, यूनिट जो फ्लक्स का होगा, यूनिट ऑफ फ्लक्स, फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट इंटू पर मीटर, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, मीटर कट जाएगा मीटर स्क्वायर से, तो वोल्ट मीटर।
तो 30 वोल्ट मीटर इज द आंसर। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, आराम से सब नोट करते जाइएगा स्क्रीन पॉज कर करके, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन वाला समझ में आया। अगर ये देता कि स्क्वायर जो है वाई जेड प्लेन में है, स्क्वायर अगर यही वाई जेड प्लेन होता तब क्या होता? तो अगर स्क्वायर वाई जेड प्लेन होता तो एरिया किधर होता? एक्स के लॉन्ग, तो उसमें एरिया वेक्टर तब 3i हो जाता, तब फ्लक्स 3 × 3 9 होता। और एक्स जेड में होता तो अगर स्क्वायर एक्स जेड प्लेन में होता तो एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जिस प्लेन में होता है उसके परपेंडिकुलर। तो अगर एक्स जेड में होता तो एरिया किधर होता? वाई की तरफ होता, तब एरिया वेक्टर तब होता आपका 6। एरिया कितना होता? नहीं, एरिया उस केस में एक्स वाई जेड वाले में भी क्या आता? वाई जेड वाले में एरिया 6 ही आता, लेकिन 6i आता, तो 6 × 3 तब 18 आंसर होता। और एक्स जेड में एरिया 6i आएगा, ठीक है। जब एक्स जेड होगा, नहीं वाई जेड होगा, तब एरिया क्या आएगा? 6i आएगा, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, 6 × 3 हो जाएगा। मतलब कि अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया होगा 6k। अगर एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड, तो एरिया होगा एक्स जेड होगा तो वाई में होगा तो 6j होगा। और अगर वाई जेड प्लेन में होगा तब i होगा, i मतलब 6i, सब में 6 ही होगा, 2 × 3 6 ही आएगा। ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है ना, ये आपका रेक्टेंगल है ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल अगर वाई जेड प्लेन में होता तो एरिया क्या आता? 6 आता, लेकिन तब 6i करते, ठीक है। तो जब एक्स वाई प्लेन में था तब क्या था? 6k था, तो k 6 × 5 हुआ। एक्स जेड में होगा तो 6j, j के साथ j का डॉट मिलेगा तो 12 आएगा आंसर। और वाई जेड में क्या होगा? 6i, तो i के साथ i मिलेगा तो क्या आएगा? 18 आंसर आएगा। तो जैसा सिचुएशन आएगा वैसा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये सीबी का क्वेश्चन है ना। मान लेते हैं कोई एक स्क्वायर हो गया, मान लेते हैं कि कोई एक क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब है, a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a का क्यूब है, a क्रॉस a क्रॉस a का एक क्यूब है ना। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। द क्यूब इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स इंटर करेगा ना। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगे तो ज़्यादा फील्ड होगा, ज़्यादा लाइन इंटर करेगा, ज़्यादा फ्लक्स होगा। लाइन ऑफ फोर्स दूर होंगे, कम लाइन इंटर करेगा, कम फ्लक्स। इसलिए कहते हैं कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिलहाल हमसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कि ये जो सरफेस 1 है उससे कितना फ्लक्स होगा। मतलब कि जो, जैसे मान लीजिए कि यही आपका रूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस दीवार से आया, सामने वाले दीवार से निकल गया, तो जो इंटरिंग फ्लक्स होगा वो कितना होगा, एग्जिट फ्लक्स कितना होगा। तो अगर नंबरिंग कर दें, सरफेस 1, ये सामने वाला सरफेस 2, नीचे वाला 3, ऊपर वाला 4, इधर वाला 5, पीछे वाला 6। तो बताइए सरफेस 1 से क्या फ्लक्स होगा। इसको बोलते हैं फ्लक्स इंटरिंग द क्यूब, फ्लक्स इंटरिंग द क्यूब। तो जो क्यूब से फ्लक्स इंटर करेगा वो कितना होगा, तो वो जो होगा, चूंकि इंटर करने वाला जो एरिया वेक्टर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि यही सरफेस है, ये हथेली हमारा, अगर हम इसमें फ्लक्स पूछें तो क्या होगा, ये फ्लक्स अंदर जा रहा है, तो एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 क्या होता है -1। तो फ्लक्स इंटरिंग द क्यूब जो φ1 होगा वो होगा EA cos 180, अगर मतलब -E × A² होगा, नेगेटिव फ्लक्स। जो फ्लक्स याद करिए, याद रख लीजिए, जो फ्लक्स इंटर करता है, किसी सरफेस के अंदर घुसता है, वो हमेशा नेगेटिव फ्लक्स होता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से पूछे सर, जो सरफेस 2 है जिससे निकला फ्लक्स, जिससे फील्ड निकला, जिस सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो फ्लक्स कमिंग आउट, फ्लक्स लीविंग या कमिंग आउट, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्यूब,
जो फ्लक्स क्यूब से बाहर निकल के आ रहा है वो क्या होगा। अब देखिए इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल था, 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पे एंगल था, क्योंकि एरिया इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है, दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पे कितना एंगल है दोनों के बीच, थीटा इक्वल्स टू, थीटा यहाँ 0 है, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा फ्लक्स ई ए कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1, मतलब ई इंटू ए स्क्वायर ना। अच्छा, समझ में आया। इंटर करने वाला माइनस, निकलने वाला प्लस, फ्लैट सरफेस है, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, ये सरफेस देखिए, ये वाला ऊपर वाला, इसका एरिया किधर है, एरिया देखिए बाहर की तरफ, जो छत होता है उसका एरिया ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके प्लेन में आ गया, और जबकि एरिया क्या हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो 5-4 होगा चौथे वाले सरफेस से, ऊपर वाले सरफेस से, वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। उसी तरीके इसका एरिया देखिए नीचे देखेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो फर्स्ट से भी क्या होगा, नीचे वाले सरफेस, इस वाले सरफेस से भी। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कितने एंगल पे हो गए, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू अगेन यहाँ 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो ये जो 5-4 आएगा वो भी क्या होगा, 0 आएगा। अच्छा, जो पांचवा सरफेस छठवां, उससे फ्लक्स 0, तो 5 भी 0, क्योंकि वहां भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर नीचे 0, तो उसका भी प्लेन देखिए ऐसे है, सामने वाला जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और प्लेन ऐसे, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया ऐसे होगा। ये वाला सरफेस देखिए सामने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इसी प्लेन में, और एरिया ऐसे है। ऊपर वाले का भी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, एरिया ऐसे था। नीचे वाले का क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है, एरिया ऐसे है। तो केवल 2 से फ्लक्स मिलेगा, बाकी 4 से नहीं मिलेंगे। तो 5 भी 0 और 5-6 भी 0। ठीक है, इसका मतलब कि टोटल फ्लक्स अगर नेट की बात किया जाए तो समेशन ऑफ, अगर 5 की बात करें सारा मिला के, तो 4 तो वैसे ही 0 है, और 1 वाले से जितना माइनस है, 2 वाले से उतना ही प्लस है, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, टोटल फ्लक्स 5-1 प्लस 5-2 बचेगा, और जो कि क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल फ्लक्स जो आया वो 0 आया। ठीक है, तो कोई क्यूब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उससे जो टोटल फ्लक्स आया वो निकल के 0 आया। ठीक है, आराम से इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसका यहाँ पे जो इंटर कर रहा था सीधे, अगर हम लोग इसको जरा एंगल पे इंटर कराएं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ एंगल पे ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ भी फ्लक्स 0 आएगा, क्या यहाँ भी फ्लक्स 0 आएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ध्यान से देखिए। चलिए हम 2 सरफेस की बात करते हैं, ये जो सरफेस फर्स्ट वाला था और ये सरफेस सेकेंड वाला। तो ध्यान से आप देखेंगे कि चलिए ये एग्जांपल, ये एंगल हम लोग क्या लेते हैं, चलिए ये एंगल थीटा ले लेते हैं। तो आप ये पाएंगे कि इसका एरिया वेक्टर जो है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है ऐसे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होता है, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए ये एंगल थीटा, तो ये कितना थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसका जो 5-1 आएगा वो ई ए कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब माइनस ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। और जो 5-2 आएगा वो आएगा ई ए कॉस थीटा। इसी तरीके से और सरफेस से भी होंगे, मतलब एक सरफेस से जितना इंटर करेगा दूसरे सरफेस से उतना ही आउट होगा, जितना माइनस होगा इधर से उतना ही प्लस होगा दूसरे साइड से। मतलब यहाँ भी टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, यहाँ भी 0 ही आएगा। भले इस बार सबसे आएगा, पिछली बार क्या था, केवल इससे और इससे मिला था, बाकी से 0 मिले थे तब 0। और यहाँ मान लीजिए सबसे मिलता है, हर सरफेस से फ्लक्स मिलता है, लेकिन जितना इंटर करेगा माइनस उतना ही निकलेगा प्लस, हमेशा टोटल फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपको एक जनरल, हम इन जनरल एक जो है इन जनरल बता देते हैं कि इन जनरल ये होता है कि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस हो, ठीक है, 3 डायमेंशनल सरफेस हो, किसी भी शेप का ना, किसी भी शेप का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि इन जनरल नोट करेंगे, इन जनरल
नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface placed in uniform electric field is always zero। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कैसा भी आर्बिट्ररी शेप का क्लोज सरफेस हो तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, यहाँ जीरो होता है। मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस का जो वैल्यू आएगा पूरे क्लोज सरफेस से, क्लोज होता देखिए ऐसे लगा देते हैं, ये जो गोला का साइन होता है मतलब सरफेस बंद है, ये हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो कोई भी क्लोज सरफेस होता है उससे टोटल फ्लक्स हमेशा क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। आराम से नोट कर लीजिए।